हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस विज्ञान के पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और विषय है जीव विज्ञान। तो पूरी वीडियो जरूर देखिए और वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि वीडियो अच्छी है तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं विज्ञान विषय की पाठ्य योजना संख्या 12 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद कक्षा है 7, विषय है विज्ञान, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है पुष्प की संरचना। उसके बाद है अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उपविषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब लिखना होता है। इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों में बौद्धिक क्षमता का विकास करना। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि करना। और चौथा पॉइंट लिखेंगे छात्रों की अवलोकन क्षमता को विकसित करना। ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्र अध्यापक पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। इसमें मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे छात्र पुष्प के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्र पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में विवेचन कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे छात्र विभिन्न प्रकार के पुष्पों में अंतर कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्या सह प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है, जैसे कि चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट पेपर इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्रों को अपने आसपास की विभिन्न प्रकार के पुष्पों की सामान्य जानकारी है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रश्न किसी पाठ्य योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो देखिए, प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलम से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्राध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। इसमें प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि प्रश्न और उत्तर में क्रमबद्धता होनी चाहिए। यानी कि छात्राध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। छात्राध्यापक पहला प्रश्न करते हैं संरचना के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा गया है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, छात्र छात्रा क्या उत्तर दिए? 2 भागों में। इस 2 भाग को लेकर छात्राध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। तो देखिए, छात्राध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं उन दोनों भागों के नाम बताइए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं?
उत्तर देते हैं जड़ तंत्र और दूसरा प्ररोह तंत्र। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं पौधे के प्ररोह तंत्र में कौन से अंग आते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं तना, पत्ती, फूल तथा बीज इत्यादि। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं तना, पत्ती तथा फूल में पौधे का सबसे आकर्षक अंग कौन सा होता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं फूल या पुष्प। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं पुष्प की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। इसके बाद तुरंत ही आप पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत पुष्प की संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप यानी कि क्लासरूम में छात्र छात्रा क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे पुष्प की संरचना और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, प्रारूपिक पुष्प में उपांगों के 4 चक्र उपस्थित होते हैं जिन्हें क्रमशः बाह्यपदलपुंज, दलपुंज, पुमंग यानी कि पुंकेसर और जायांग यानी कि स्त्री केसर कहते हैं। सभी उपांग अक्ष पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। अधिकांश पौधों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर एक ही पुष्प में पाया जाता है। ऐसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे कि देखिए गुड़हल, सरसों, मटर आदि। ठीक है, कुछ पौधों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर अलग अलग पुष्पों में पाया जाता है, इन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण देखिए पपीता, मक्का, लौकी आदि। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट्ट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे पुष्प की संरचना और इसमें पहला पॉइंट में लिखेंगे प्रारूपिक पुष्प में उपांगों के 4 चक्र उपस्थित होते हैं जिन्हें क्रमशः बाह्यपदलपुंज, दलपुंज, पुमंग यानी कि पुंकेसर और जयांग यानी कि स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है सभी उपांग अक्ष पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रही है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं पुष्प की संरचना के 4 प्रमुख उपंग कौन कौन से हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं पहला बाह्यपदलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग और चौथा जायांग। ठीक है, उसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को इसके आगे जो पढ़ाएंगे बच्चों को इसके बारे में जानकारी है या नहीं है ये जानने के लिए इसमें 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में बताइए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, देखिए छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे पुष्प के भाग और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, एक सामान्य पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला बाह्यपदलपुंज, इसमें क्या बताते हैं, देखिए ये सामान्य तौर पर होते हैं कली की अवस्था में ये पुष्प की भीतरी अंगों की रक्षा करते हैं और हरे रंग का होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट्ट कार्य पर इस तरह आप बाह्यपदलपुंज का चित्र बनाकर बच्चों को समझा सकते हैं। उसका दूसरा है दलपुंज, इसके बारे में क्या बताते हैं, देखिए
यह पुष्प सबसे आकर्षक भाग होता है। प्राय ये रंगीन होते हैं। विभिन्न पौधों के पुष्पों में दलों की संख्या तथा रंग भिन्न होते हैं। जैसे देखिए, गुड़हल में लाल रंग का और कनेर में पीले रंग का। और श्यामपट्ट कार्य पर या चार्ट पेपर पर इस तरह दलपुंज का चित्र बनाकर बच्चों को समझा सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है पुमंग यानी कि पुंकेसर। इसमें छात्र अध्यापक क्या बताते हैं, देखिए, पुष्प के भीतर धागे तंतु जैसी कोई रचनाएं दिखाई देती है। इन रचनाओं को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर की ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है, इसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में चूर्ण यानी कि पाउडर के समान नन्हे नन्हे कण भरे रहते हैं, इसे परागकोण कहते हैं। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। और श्यामपट्ट कार्य पर या चार्ट पेपर पर इस तरह आप पुंकेसर का चित्र बनाकर बच्चों को समझा सकते हैं। और चौथा पॉइंट है जायांग यानी कि स्त्री केसर। इसमें क्या बताते हैं, देखिए, यह पुष्प का मादा भाग होता है। यह पुष्प के मध्य में स्थित होता है। इसके 3 भाग होते हैं। नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय, अंडाशय से लगी नली जैसे संरचना वर्तिका, और वर्तिका के अग्र भाग पर फूली हुई रचना वर्तिकाग्र कहलाती है। और श्यामपट्ट कार्य पर या चार्ट पेपर पर जायांग यानी कि स्त्री केसर का चित्र बनाकर बच्चों को समझा सकते हैं। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं, पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, देखिए, उत्तर देते हैं जायांग या स्त्री केसर। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, पुष्प के सबसे आकर्षक भाग को क्या कहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं दलपुंज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे पुष्प के कार्य, और पुष्प के कार्य के बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, पुष्प पौधों के जनन अंग होते हैं। इसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। प्रजनन के कार्य 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला है परागण। ये क्या होता है, देखिए, पुष्प के परागकोश से परागकण का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है निषेचन। इसमें क्या होता है, देखिए, परागकण में स्थित नर युग्मक तथा अंडाशय में स्थित मादा युग्मक का आपस में संयुग्मन होता है, निषेचन कहलाता है। निषेचन के फलस्वरूप एक नई रचना का विकास होता है जिसे भ्रूण कहते हैं। अंडाशय से फल का निर्माण होता है तथा बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे पुष्प के कार्य। इसमें पहला पॉइंट में लिखेंगे पुष्प पौधों के जनन अंग होते हैं, इसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे प्रजनन के कार्य 2 चरणों में संपन्न होता है, पहला परागण, दूसरा निषेचन। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में छात्र अध्यापक 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं, पौधे के पुष्प का मुख्य कार्य क्या होता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं अपनी वंश वृद्धि करना अर्थात प्रजनन करना। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, प्रजनन का कार्य कितने चरणों में पूर्ण होता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, छात्र छात्रा उत्तर देते हैं 2 चरणों में होता है, पहला परागण, दूसरा निषेचन। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं, पुष्प की संरचना से क्या तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न करते हैं, पुष्प में प्रजनन का कार्य कितने चरणों में पूर्ण होता है। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर रिवाइज करने का मौका मिले और आप उन्हें अच्छे से चेक भी कर सके। इसमें भी मिनिमम
1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं, पुष्प के विभिन्न अंगों का चित्र बनाकर लाना है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।